नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के वीकली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में मैं जिस खंड की चर्चा करने वाला हूं वो है ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी भूगोल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण न्यूज होंगे। तो एक सप्ताह के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी से जुड़े हुए जो प्रमुख समाचार होंगे उनको इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन कौन से न्यूज़ हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। ये 5 न्यूज़ हैं। पहला है टाइफून सांसान, सोम्पेन जनजाति, बोत्सवाना में मिला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा। और फिर हम बात कर लेंगे अटकामा नमक क्षेत्र की। और 5वां जो टॉपिक होगा वो होगा रूस के शिवलेचू ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ था उसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइफून सांसान की। ये खासे चर्चा में रहा है पिछले कुछ समय। तो अगर इसके बारे में बात करें कि ये क्यों चर्चा में रहा है, तो पिछले कुछ समय पहले टाइफून सांसान, ये इसका जो नाम है, इस कारण से भी ये चर्चा में रहा। इसके नाम के पीछे जो कारण है उसको बाद में देख लेंगे। अगर बात करें तो पिछले कुछ समय टाइफून सांसान जापान के दक्षिण पश्चिम, अगर जापान द्वीप समूह को आप देखेंगे तो इस द्वीपीय समूह वाला जो देश है इसके दक्षिण पश्चिम, साउथ, और ये वाला जो रीजन है दक्षिण पश्चिम में जो आइलैंड क्यूशू है, कहाँ पर, आइलैंड क्यूशू, अलग अलग यहाँ पर आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे। इसमें आइलैंड जो क्यूशू है यहाँ पर ये जो चक्रवात है ये पहुँच गया था। यहाँ पर इस चक्रवात की अगर बात करें तो इसमें जो हवाओं की गति थी वो काफ़ी तीव्र थी, लगभग 252 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी। और अगर बात करें तो इस दौरान इस पूरे क्षेत्र में लगभग, अगर बात करें तो 48 घंटे में कागोसीमा क्षेत्र में लगभग 1100 मिलीमीटर की वर्षा भी दर्ज की गई। और अगर माने कि जो जापान में वर्षा होती है पूरे वर्ष में जो औसत वार्षिक वर्षा है उसका लगभग ये आधा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस चक्रवात के पहुंचने के समय इसका जो प्रभाव था, इस कारण से यहाँ पर जो हवाओं का प्रभाव था वो कितना तेज था और इस कारण से कितने अधिक मात्रा में यहाँ पर वर्षा हुई, ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर बात करें तो जापान सरकार ने इस पूरे कागोसीमा जो क्षेत्र है इसके जो बहुत सारे इलाके थे वहाँ पर इमरजेंसी 5 कैटेगरी लागू कर दी थी। और सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो जो जापान है यहाँ पर ये जो कहें कि जो इमरजेंसी 5 वार्निंग है ये तब जारी की जाती है जब कोई बड़ी आपदा का समय होता है, आपदा आने वाली रहती है, तो तब ये क्या कह सकते हैं कि ये आपदा या ये इमरजेंसी लागू की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चक्रवात था ये कितना खतरनाक था। और इस तूफान से जापान में लगभग आप बात करें तो 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो इस कारण से क्या है कि ये चर्चा में था। इसके अलावा थोड़ा सा इस टाइफून के बारे में देख लेते हैं। जो ये सांसान था तो ये एक तरह का साइक्लोन है। सामान्य तौर पे देखें तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसमें सामान्य तौर पे जो हवाएं होती हैं उनकी जो गति होती है, उनका जो वेग होता है वो बड़ा ही तेज होता है और इस कारण से भारी वर्षा होती है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर लगभग जापान के पश्चिमी द्वीप समूह में क्या है कि 1100 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई केवल 48 घंटों में, जबकि अगर जापान में कुल औसत जो वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है, ये उसका क्या है कि लगभग क्या है कि आधा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मात्रा में वर्षा हुई। इसके साथ अगर हम बात करें तो जो साइक्लोन होते हैं, जो चक्रवात होते हैं, आप जानते होंगे चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, टेम्परेट साइक्लोन होता है। सामान्य तौर पे अगर चक्रवात की बात करें तो जो चक्रवात हैं ये विश्व में इनके प्रभाव देखने को मिलते हैं और इनका जो नाम होता है, सामान्य तौर पे जो वैज्ञानिक नाम है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये जो चक्रवात होते हैं इनकी जो उत्पत्ति होती है, जो ओरिजिन होता है और जहाँ पर उत्पत्ति होती है
इन दोनों के आधार पर इनके क्षेत्रीय नाम भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि इस मैप पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जो यहाँ पर साइक्लोन है, सामान्य तौर पे जिसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेंगे, उसके नाम अलग अलग दिए गए हैं। ये आपसे पूछता है, तो ये सामान्य जो जानकारी है ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आइए, कहाँ पर आएंगे तो चीन सागर, चाइना सी वाला जो पूरा ये रीजन है, इधर जापान आपको देखने को मिलेगा। तो इधर जो चीन सागर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आएंगे तो इस साइक्लोन का जो नाम होता है उसे टाइफून या टाइफू बोला जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो चीन सागर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन को या साइक्लोन को टाइफू या टाइफून बोला जाता है। पश्चिम अफ्रीका में आए और संयुक्त राज्य अमेरिका में आएंगे, यानी ये वाला जो पूरा रीजन है, अगर इसकी हम बात करें तो पश्चिम अफ्रीका और इसके साथ जो अमेरिका वाला जो ये वाला पूरा रीजन है, यहाँ पर आएंगे तो सामान्य तौर पे ऐसे ही जो चक्रवात हैं उन्हें टॉर्नेडो बोलते हैं। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया के ये वाला देखिए, यहाँ पर साइक्लोन को जो दिखाया जा रहा, ये वाला जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम वाला ये पूरा रीजन, यहाँ पर इस साइक्लोन को या ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है इसे ही बिली बिलीज बोला जाता है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जो नाम है ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर अपने देश के साउथ में आएंगे, ये पूरा इंडियन ओशियन वाला जो रीजन है, हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस साइक्लोन को सामान्य तौर पे चक्रवात या कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। तो ये हमने देख लिया कि अलग अलग क्षेत्रों में जो साइक्लोन है उनके क्षेत्रीय नाम क्या है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा संक्षिप्त में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है। तो आप अपने सब्जेक्ट में इसके बारे में डिटेल से पढ़े होंगे कि आखिर ये कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, इसके अलग अलग जो चरण हैं वो क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके अलग अलग जो लेयर्स होते हैं वो भी आपने पढ़ा है। हम बेसिक तौर पे करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इसकी जो उत्पत्ति होती है, जैसे आप देखते होंगे कि अगर पूरे ग्लोब को देखें तो इसको दो पार्ट में, यानी इक्वेटर जो होता है वो दो पार्ट में बांटता है। ये नॉर्थ हेमीस्फीयर है, ये साउथ हेमीस्फीयर है। तो देखिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है इसकी जो उत्पत्ति होती है ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर लगभग 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में इसकी उत्पत्ति सामान्य तौर पे देखने को मिलती है। और ये दोनों गोलार्धों में देखने को मिलती है। जो इसका अक्षांश देखा जा रहा है वो क्या है कि 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 15 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही इधर आएंगे तो 8 डिग्री साउथ से लेकर 15 डिग्री साउथ। ये जो रीजन है इन दोनों मंडलीय क्षेत्रों में क्या है कि समान तौर पे उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इनकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। और ये महत्वपूर्ण बात है कि खास तौर पे जो मध्य महासागरीय सतह वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ऐसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ये महासागर के पश्चिम भाग में खास तौर पे उत्पन्न होते हैं जहाँ पर तापमान पूर्वी भागों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो पहले हमने बताया कि उत्पत्ति के लिए कौन से कारक होते हैं वो आपने पढ़ा होगा, लेकिन बेसिक तौर पे इतना जान जाइए कि सामान्य तौर पे ऐसे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कोई भी बड़ा अगर जलीय क्षेत्र है जैसे महासागर है तो उसका जो पश्चिमी भाग होगा वहाँ पर इस प्रकार के ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? तो उसके पूर्वी भाग वाला जो जलीय क्षेत्र है उसका जो तापमान होता है उसकी अपेक्षा पश्चिम भाग वाले इस पूरे क्षेत्र में जो तापमान होता है वो अधिक होता है। इसके पीछे कारण भी है, वो आप अपने स्तर पे अपने सब्जेक्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होती है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर बात करें कि इस वाले पार्ट में अगर आप आते हैं यानी उत्तरी गोलार्ध में आते हैं तो यहाँ पर आखिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा क्या होती है, और साउथ हेमीस्फीयर में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में आएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, जो घड़ी की सुई घूमती है जिस दिशा में उसके ठीक क्या है कि ये उल्टा होगा, यानी यहाँ पर ये वामावर्त होगा और यहाँ पर क्या होगा कि ये क्लॉकवाइज होगा। जैसे घड़ी की सुई जिस तरह से घूमती है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर इसकी जो दिशा होगी वो क्लॉकवाइज होगी, यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये हमने देख लिया कि अलग अलग जो कह सकते हैं कि गोलार्ध है वहाँ पर इनकी स्थिति क्या है। इसके अलावा अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इसके निर्माण के कारक क्या हैं। जैसा कि पहले हमने बताया
कि अलग अलग कारक होते हैं। तो सामान्य तौर पे जो जली सतह है उसका जो तापमान है वो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक होना चाहिए। मध्य क्षोभ मंडल में उच्च नमी आपको अगर रहेगी तो ये इसकी उत्पत्ति होती है। हवा की जो औसत गति है वो क्या होनी चाहिए, लगभग 120 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो ये कुछ कारक हैं। इसके अलावा जो घूर्णन है वायु का वो आरंभ करने के लिए जो कोरियालिस बल होता है वो प्रेजेंस उसकी सबसे अनिवार्य है। तो इस तरह से सामान्य तौर पे कई सारे कारक हैं। इसमें आप दबाव क्षेत्र को भी देख सकते हैं, निम्न दबाव क्षेत्र यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सारे जो कारक अगर उपस्थित होंगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति हो सकती है। इसके अलावा थोड़ा सा हम देख लेते हैं सोम्पेन जनजाति। देखिए ये चर्चा में क्यों थी, तो अगर बात करें तो न्यूज आई थी कि सोम्पेन जनजाति का नहीं होगा विस्थापन। हाल ही में केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि ग्रेट निकोबार परियोजना के कारण इस क्षेत्र में जो पहले से यहाँ के स्थानीय निवासी हैं सोम्पेन, इनको निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजाति का विस्थापन नहीं किया जाएगा। जब से ये न्यूज आई तब से क्या है कि ये जनजाति खास तौर पे चर्चा में देखने को मिली। तो थोड़ा सा इस जनजाति की चर्चा हम कर लेते हैं। ये जो जनजाति है सोम्पेन, सामान्य तौर पे अगर इनके फूड की बात करें, भोजन की बात करें, तो पैडनस फल ये अलग अलग जंगलों में जाकर उसको प्राप्त करते हैं, उस पर जीवन यापन करते हैं, जिसे ये लैरोप कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये जो फल होता है इसको अलग नाम से ये जानते हैं या पुकारते हैं, लैरोप। इनका जो कद होता है, अगर शारीरिक बनावट की बात करें तो इनका जो हाइट है वो सामान्य तौर पे मध्यम हाइट वाले होते हैं। इनके जो सिर का आकार होता है वो सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो गोल होता है। लगभग क्या है कि इनका जो ललाट है वो चपटा होता है। ये सिंगल फैमिली में बिलीव करते हैं, यानी एकल परिवार में रहते हैं, जिसमें पति पत्नी उनके अविवाहित जो बच्चे हैं वो शामिल होते हैं। और इनके परिवार का जो नियंत्रण है वो सबसे बड़े पुरुष सदस्य के द्वारा किया जाता है। जैसे कि सामान्य तौर पे अपने देश में भी देखिए कि जो पूरे परिवार में जो सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है वही सामान्य तौर पे परिवार का मुखिया माना जाता है। और इसमें अगर देखें तो जो परिवार की महिलाएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, इन सब के द्वारा परिवार की जो विभिन्न जिम्मेदारियां हैं वो नियंत्रित की जाती हैं। तो ये हमने देख लिया। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। ये न्यूज है, बोत्सवाना में मिला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा। ये न्यूज आई थी, क्यों चर्चा में थी, तो बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। अगर इस हीरे की बात करें तो ये लगभग क्या है कि 2492 कैरेट इसका वजन है और इस कारण से ये खासे तौर पे चर्चा में है। इसके अलावा अगर बात कर ले कि किस कंपनी ने इसे खोजा है, तो लुकारा डायमंड ने इसे खोजा है। यह बोत्सवाना की केरो जो खदान है वहाँ पर प्राप्त हुआ है। और बोत्सवाना दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कह सकते हैं प्रोड्यूसर कंट्री है, यानी ये सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है और यह दुनिया के 20% हीरे का उत्पादन करता है। यानी दुनिया में जो कुल हीरे का उत्पादन होता है उसका अकेले ये 20% कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बोत्सवाना है वो अकेले इसका उत्पादन करता है। इसके साथ अगर बात करें तो दुनिया का सबसे जो बड़ा हीरा है ये कुलियन डायमंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, उसके बाद कह सकते हैं कि ये दूसरा हीरा है। अगर कुलियन डायमंड की बात करें तो इसे वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान में खोजा गया था। ये कितना था, तो उसका जो वजन है वो 3106 यानी 3106 कैरेट है। लेकिन उसकी तुलना में क्या है कि इसका वजन कम है, यानी ये दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। इसे अलग अलग 9 टुकड़ों में काटा गया था, यानी पहला जो हीरा था उसे 9 टुकड़ों में काटा गया था। इनमें से कई टुकड़े ब्रिटेन के शाही मुकुट में आज भी लगे, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये जो हीरे की न्यूज़ थी क्या थी और इससे पहले कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है जिसकी खोज की गई थी। अब चूंकि बात कर लें कि ये जो पूरा न्यूज़ है इसका जो संबंध है वो बोत्सवाना देश से है, तो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर इसकी बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे तो ये देश आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका है, साउथ में आएंगे अफ्रीकी महाद्वीप के, तो वहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका है वहीं पर ये आपको एक स्थल रुद्ध कह सकते हैं कि ये एक लैंड लॉक्ड देश है।
यानी इसकी जो सीमाएं हैं स्थल से चारों तरफ से घिरी है। इसकी जो सीमा है कहीं से भी किसी बड़े जली या सागर महासागर से नहीं लगती है। और इसके अलावा अगर बात करें कि इस देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किन देशों से लगती है, तो देखिए यहाँ पर आएंगे पश्चिम में, लगभग उत्तर पश्चिम में, तो जो नामीबिया देश है उसकी सीमा इससे लगती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको साउथ में आएंगे तो इधर साउथ अफ्रीका देश है, उसकी सीमा इससे लगती है। इसके अलावा इधर आएंगे तो आपको जाम्बिया देश देखने को मिलेगा जिसकी सीमा इससे लगती है। और इसके अलावा जो जिम्बाब्वे है उसकी सीमा भी क्या होती है कि बोत्सवाना से लगती है। अगर बात करें कि जो बोत्सवाना है इसकी जो राजधानी है वो क्या है, तो इसकी राजधानी आप देख सकते हैं कि गैबरोन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूर्वी तटीय क्षेत्र में आएंगे तो यहीं पर इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। अगर मुद्रा की बात करें कि बोत्सवाना की ऑफिशियल करेंसी क्या है, तो बोत्सवाना जो पूला है BWP कहा जाता है, वही इसकी मुद्रा है। तो ये हमने बेसिक इसकी जानकारी देख ली। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है अटकामा नमक क्षेत्र से जुड़ी हुई न्यूज़। क्या है, तो एक न्यूज़ में ये प्रकाशित किया गया एक अध्ययन में कि चिली का जो अटकामा नमक पूरा रीजन है, साल्ट फ्लैट है, यहाँ पर लिथियम ब्राइन निष्कर्षण के कारण प्रति वर्ष लगभग 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर की दर से ये क्या हो रहा है, ये डूब रहा है। इस कारण से ये न्यूज़ तेज़ी से फैलने लगी। थोड़ा सा इसको देखिए कि आखिर ये है क्या। तो हाल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार चिली का अटकामा नमक क्षेत्र साल्ट फ्लैट जिसे बोलते हैं, तो लिथियम ब्राइन निष्कर्षण के कारण प्रति वर्ष 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर की दर से ये डूब रहा है, ये बात कही गई है। तो इसमें अगर बात करें तो जो अटकामा नमक क्षेत्र है ये चिली में अवस्थित नमक का एक बहुत बड़ा भंडार है। और नमक के इस पूरे बड़े क्षेत्र, जहां कह सकते हैं कि ये जो पूरा नमक का मैदान है, इसके नीचे कह सकते हैं कि लिथियम का जो भंडार है वो अवस्थित है। और यहाँ पर जो बात कही जा रही है लिथियम ब्राइन निष्कर्षण की, तो ये है क्या, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिथियम समृद्ध नमकीन पानी को सतह पर पंप किया जाता है और लिथियम प्राप्त करने के लिए वाष्पीकरण हेतु तालाबों की एक श्रृंखला में डाला जाता है और फिर लिथियम उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नमकीन पानी की वाष्पीकरण विधि में भारी मात्रा में ताजे पानी की आवश्यकता होती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके कारण से ये हमें देखने को मिला है। इसके अलावा थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो लिथियम की बात हो रही है ये है क्या। तो जो लिथियम है ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मांग वाली धातुओं में से एक है। इसकी डिमांड लिथियम की, आप अक्सर सुनते होंगे कि जो बैटरी होती हैं जो उसमें क्या होता है कि लिथियम का उपयोग किया जाता है और इस कारण से क्या है कि लिथियम एक महत्वपूर्ण धातु के रूप में कह सकते हैं कि डिमांड वाली धातु है। इसके औद्योगिक महत्व को देखते हुए इसे सफ़ेद सोना, इसे ब्राउन गोल्ड या वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। यह ऊर्जा भंडार उत्पादों का एक प्रमुख स्रोत है और वर्तमान में इसका सर्वाधिक उपयोग रिचार्जेबल बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण से ये कहा जाता है कि लिथियम की डिमांड विश्व में बहुत ही ज़्यादा है। अब बात कर ले, चूँकि पूरा चर्चा जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो इस डेजर्ट वाले क्षेत्र से हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा जो नमक का मैदान वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर निष्कर्षण की बात कही जा रही है, इसका संबंध आखिर दुनिया में किस क्षेत्र से है। तो भौगोलिक जो इसका कह सकते हैं कि कंसर्न है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको देखने को मिलेगा चिली देश में। चिली कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जब आप साउथ अमेरिका में पहुँचते हैं, कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में। ये एक महाद्वीप है, पहले से आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए कि पूरे जो महाद्वीप है उनमें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये कौन या किस स्थान पे आता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये जो चिली है इस अमेरिका यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप में कहाँ पर है। तो देखिए यही क्या है कि ये आपका साउथ अमेरिका कंटिनेंट है और इसके अगर दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो ये चिली के आकार में जो पूरा क्षेत्र देख रहा है यही क्या है, चिली देश है। इसका आकार ही क्या है, चिली के आकार है। उसी आकार के आधार पर इसका नाम भी पड़ा है। अगर यहाँ पर चिली की
भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो इसके पूरब में आएंगे तो यहाँ पर पूरा एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलेगी, और पश्चिम में आएंगे तो इधर क्या है कि पूरा ये पैसिफिक ओशियन क्षेत्र देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में ये एक लंबी सकरी तटीय भूमि पट्टी पर स्थित एक देश है। अगर बात करें कि इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो किन देशों से लगती है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, उत्तर पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पर एक देश देखने को मिलेगा बोलीविया, तो इसकी सीमा भी चिली से लगती है। बोलीविया के अलावा यहीं पर आपको एक और देश देखने को मिलेगा पेरू, तो पेरू की भी सीमा क्या है, चिली से लगती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो अर्जेंटीना है, इधर देखिए ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बाउंड्री है वो अर्जेंटीना से चिली साझा करता है। तो इस तरह से 3 महत्वपूर्ण देश हैं यहाँ पर, अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू, जिनकी सीमाएं कह सकते हैं कि चिली से लगती हैं। और यहीं पर जिसकी बात हो रही है अटकामा डेजर्ट की, तो नमक के बेसिन और लावा प्रवाह से बना ये एक बड़ा कह सकते हैं वर्षा रहित क्षेत्र है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आखिर यहाँ का जो राजधानी है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आपको जो सेंटियागो देखने को मिलेगा वो क्या है कि वही सेंटियागो क्या है कि इसकी राजधानी है। और इसके अलावा अगर करेंसी की बात करें तो जो चिली पेसो है, यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है चिली पेसो। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ पर चिली है आखिर उसकी करेंसी क्या है। तो ये हमने देख लिया डिटेल में। अगली न्यूज़ की चर्चा कर लेते हैं। ये है रूस के शिवलेचू ज्वालामुखी में विस्फोट। एक बड़ा कह सकते हैं कि एक्सप्लोजन देखने को मिला था रूस के कमचटका प्रायद्वीप में। जाएंगे तो वहीं पर शिवलेचू एक जगह है, सिटी कह सकते हैं, शहर है, वहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला था। इस कारण से ये न्यूज़ खास तौर पे चर्चा में थी। थोड़ा सा देख लेते हैं क्यों थी। तो हाल ही में रूस के पूर्वी तट पर आए भूकंप के बाद शिवलेचू ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। ये देखिए, अगर थोड़ा सा इसको मैप पे और डिटेल से आप देखेंगे कि आखिर शिवलेचू है कहाँ, तो देखिए ये रूस आपको देखने को मिल रहा है। और ये क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है यही क्या है, कमचटका प्रायद्वीप है। और इसी के पूरब में आएंगे तो यहाँ पर शिवलेचू देखने को मिलेगा, इस पर भी आएंगे। पहले देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो देखिए ये क्या है कि जो कमचटका प्रायद्वीप आपको हमने दिखा, तो ये कमचटका प्रायद्वीप है और इसके पूर्वी कह सकते हैं तटीय क्षेत्र में क्या है कि ये वाला जो रीजन है यही शिवलेचू है। यहाँ पर भूकंप आया था, उसके बाद क्या है कि बड़े स्तर पे यहाँ पर वोल्केनिक एक्सप्लोजन देखने को मिले हैं और इस कारण से एक बार फिर से ये चर्चा में आ चुका है। तो पहले तो लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये भी पूछ सकता है कि आखिर जो ये शिवलेचू है आखिर इसकी अवस्थिति कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो कमचटका प्रायद्वीप है रूस का ये क्षेत्र है, उसी पर ये आपको देखने को मिलेगा। ये उसके पूर्वी तटीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आएंगे तो इसके पूरब में आएंगे तो बेरिंग सागर देखने को मिलेगा। इसके साउथ में आएंगे तो यहाँ पर कई सारे खाड़ियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। कुछ अन्य बातों की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जो शिवलेचू ज्वालामुखी है ये है क्या। तो पहले हमने बताया कि कमचटका प्रायद्वीप पर उसके पूर्वी तटीय क्षेत्र में ये अवस्थित है। इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पर लगभग 3283 मीटर है और ये एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। रूस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में से ये आता है और अप्रैल 2023 में भी यहाँ पर कुछ विस्फोट देखने को मिले हैं और पिछले 10 वर्षों में इसमें लगभग 60 बार विस्फोट हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण है। अब इसमें थोड़ा सा अब देख लेते हैं इसके संबंधित क्षेत्रों के बारे में। तो सबसे पहले ये बात होती है कि जो शिवलेचू है ये कमचटका प्रायद्वीप में है और जो कमचटका प्रायद्वीप है ये किसका भाग है, तो ये भाग है रूस का। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो विश्व के जो बड़े देश हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें जो रूस है इसका पहला नंबर आता है, दूसरे पे कनाडा आता है, तीसरे पे यूएसए आता है, फिर चौथे पे चीन आता है, पांचवे पे ब्राज़ील आता है। तो क्षेत्रफल के आधार पे इनका जो सही क्रम है वो आपको पता होना चाहिए।
थोड़ा सा कमचटका प्रायद्वीप की जो भौगोलिक अवस्थिति है ये आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो ये कमचटका प्रायद्वीप है, इसके पूर्वी तटीय क्षेत्र में क्या है, शिवलेचू आपको देखने को मिलेगा। इसको और थोड़ा सा बड़े लार्ज मैप पे देखें तो ये देखिए रूस का ये वाला जो रीजन है या उसका जो भाग है यही कमचटका प्रायद्वीप है। यहाँ पर आपको शिवलेचू देखने को मिलेगा जहाँ पर ये घटना या ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला था। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो दुनिया का, पहले ही हमने बताया कि ये जो रूस है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कह सकते हैं रीजन है या देश है। इसकी सीमा कई सारे देशों से लगती है, लगभग 14 कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जो देश हैं उनसे इसकी सीमाएं लगती है, जिसमें जो प्रमुख देश हैं वो जॉर्जिया है। जॉर्जिया के अलावा अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, बेलारूस, यूक्रेन, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनसे इसकी सीमाएं लगती हैं। इसके अलावा इसके दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो आपको एक महत्वपूर्ण पर्वत देखने को मिलेगा, काकेशस पर्वत। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो आपको माउंट एल्ब्रूज देखने को मिलेगा, यूराल पर्वत देखने को मिलेगा। तो ऐसे कई सारे पर्वत आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट प्लेस है वो आपको माउंट एल्ब्रूज पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारी रूस में आपको महत्वपूर्ण नदियाँ भी देखने को मिलेंगी, जहाँ से लगातार प्रश्न पूछता है, क्योंकि करंट के तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए होंगे लेकिन उसके साथ स्टैटिक ज्योग्राफिकल लोकेशन से जुड़े हुए भी प्रश्न आपसे पूछेगा। जैसे यहाँ पर आए तो आपको क्या है कि लीना नदी है, लीना नदी के अलावा ओब नदी है, इसके अलावा आपको दीना, लेना, ओब, एनसी, आमूर, बहुत सारी यहाँ पर नदियाँ आपको दिख रही हैं, बोल्गा, द्वीना, इत्रिस, ये सारी जो नदियां हैं ये रूस में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बड़े जो झील हैं इनकी अवस्थिति भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रूस के आसपास जो बहुत सारे आपको बड़े जलीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जैसे देखिए उत्तर में आएंगे तो इधर से क्या है कि ईस्ट साइबेरियन सी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लैप्टिव सी देखने को मिलेगा, यहाँ पर कारा सी देखने को मिलेगा, और उत्तर में जाएंगे तो आर्कटिक ओशियन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आएंगे तो व्हाइट सी देखने को मिलेगा, बैरेंट सी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के जो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, इधर आएंगे तो भी बहुत सारे जलीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो भौगोलिक अवस्थिति है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये इस तरह से हमने देख लिया कि इस हफ्ते, पिछले हफ्ते जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी जो भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी से जुड़ी हुई थी, तो उन पर जो भी कह सकते हैं कि तथ्यात्मक जानकारी हो सकती है उस पर हमने कोशिश किया कि प्रकाश डाला जाए। तो आशा करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।